देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद हो दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर बड़ी गलती कर गया बीजेपी का नेता हिमंता बिस्वा शर्मा। बताएंगे कैसे सीधे 9 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों बताएंगे कैसा ये पूरा मामला है और हिमंता बिस्वा शर्मा के कौन से बयान को लेकर राहुल गांधी भी पूरी तरीके से फायर हो गए हैं दोस्तों। और इसके बाद बिना शर्त माफी मांगने को लेकर बीजेपी के नेता पर दबाव बनाया जा रहा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर आरएसएस के मुख्यालय के पास मिले विस्फोटक को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। नागपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसी के साथ में असम के अंदर भर भर कर बिहार से क्या लोगों को भेजा जा रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने पर एक नई तरीके की बहस छिड़ गई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और ट्रंप की चेतावनी पर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों कि इंटरनेशनल न्यूजों पर भी होने लगी राहुल गांधी की तारीफ। और बताएंगे कैसे मुस्लिम समाज के लोगों की भारी संख्या में नाम काटे जाने की अपडेट है दोस्तों। इस पर रवीश कुमार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और पुडुचेरी और केरला के चुनाव को लेकर एक और नए आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान देने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, पूरे दलित समाज का मान है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 9 तारीख को असम की 126 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे दोस्तों। और 26 मार्च के बाद से लगातार नामांकन के आखिरी तारीख के बाद से प्रचार प्रसार चल रहा था दोस्तों। ऐसे में 7 अप्रैल यानी बीते दिन तक जमकर प्रचार प्रसार हुए हैं और अब पूरी तरीके से प्रचार पर रोक लगा दिया गया है। केवल डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है दोस्तों, यानी कल वोट डाला जाएगा और चुनाव खत्म होने के बाद किस तरीके की वोटिंग होगी एक देखने वाली बात है दोस्तों। लेकिन असम के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने 3 पासपोर्ट और 52,000 करोड़ रुपए के कंपनी चलाने के मामले को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए जिस तरीके से पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस और असम पुलिस दोनों दौड़ा दी और अंत में मिला कुछ नहीं, तो उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा और ज्यादा बौखला गए दोस्तों। और हिमंता ने बौखलाते हुए मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और दलित समाज की आज की डेट में भारत के अंदर सबसे बड़े चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी दोस्तों। और मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल शब्दों से संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला कि वो तो पागल है, कौन है खड़गे, पागल है खड़गे। और हिमंता बिस्वा शर्मा यही नहीं रुका दोस्तों, आगे मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटी को भी गाली देते हुए विदेश मंत्री को दामाद बताने लगा। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। पार्टी ने इस मामले को लेकर सबसे पहले राहुल गांधी का बयान दिलवाया। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में बोला कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध इस्तेमाल किए गए अभद्र और घटिया भाषा पूरी तरीके से निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य है। खड़गे जी देश के एक वरिष्ठ लोकप्रिय दलित नेता जन नेता है। उनका अनुभव, कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है, यानी उनके बराबर कोई नहीं है। उनका अपमान किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि पूरे एससी और एसटी समाज के करोड़ों लोगों का अपमान है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की पुरानी और सुनियोजित मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना हो, दलित नेताओं को नीचा दिखाना हो, एससी एसटी समाज के प्रतिनिधियों पर व्यक्तिगत हमले करना हो, बीजेपी आरएसएस का इतिहास गवा रहा है कि जब जब दलित नेता सच बोलता है तब तब उसे अपमानित करने पर ये लोग उतर आते हैं। इनकी विचारधारा यही है, यही इनका असली चरित्र चेहरा है। और प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल है कि क्या आप हिमंता बिस्वा शर्मा की इस भाषा का समर्थन करते हैं? आपकी चुप्पी मजबूरी नहीं, सहमति है। प्रधानमंत्री अगर देश के करोड़ों दलितों के सम्मान पर हमला होते देख मुंह ना खोले। और प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे बल्कि अपमान के हिस्सेदार भी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर अपमान के हिस्सेदार नहीं होते तो उनको खुलकर बोलना होता और अब तक उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को फटकार लगाई होती। लेकिन एकदम सन्नाटा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने अपना आक्रोश प्रकट किया दोस्तों। फिर कांग्रेस पार्टी मैदान में कूदी। कांग्रेस ने कहा दलित विरोधी मानसिकता दिखाने वाले बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को हिमंता बिस्वा शर्मा के दलित विरोधी मानसिकता पर कार्रवाई करनी चाहिए दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल भी मैदान में कूदे दोस्तों। उन्होंने भी इसकी आलोचना की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत भी मैदान में कूदे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कल असम में वोट डाले जाएंगे दोस्तों। ऐसे में दलित समाज के लोगों से जुड़ी हुई 9 विधानसभा सीटें इससे डायरेक्ट प्रभावित होगी। पूरे असम के अंदर 26 से 28 लाख दलित आबादी है दोस्तों और 8 से 9% के आसपास आबादी है दोस्तों। और टोटल 9 सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं, बल्कि 9 तो रिजर्व सीटें ही हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसी रिजर्व सीटों पर मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का बड़ा असर देखने को मिलेगा दोस्तों। वैसे भी हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर एक जबरदस्त नाराजगी है और दलित समाज के लोगों के लिए मौका है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की मानसिक स्थिति को ठीक किया जाए और दलित विरोधी मानसिकता के खिलाफ ईवीएम में अपना विरोध जताया जाए। ऐसे में दोस्तों दलित समाज के लोग अमूमन हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं, लेकिन दलित समाज के लोगों को अब समझ में आना चाहिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो मानसिकता दिखा रहे
हैं वो जातिवादी मानसिकता की पराकाष्ठा है और इसीलिए असम के अंदर दलित समाज के लोग वापस से कांग्रेस पार्टी की ओर लौटते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी इस मामले को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है दोस्तों। आज 2 दिन लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं चलने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचते रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल में जाकर बीजेपी के नेता अमित शाह दावा करते हैं कि बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था सही नहीं है और बंगाल में बम बनाए जाते हैं और इस तरीके की बातें चल रही थी दोस्तों। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है वो महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ी सामने आई है, जहां पर देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच में महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है दोस्तों, नागपुर के रेशीम बाग स्थित आरएसएस के मुख्यालय के पास विस्फोटक बरामद किया गया है। जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर समेत कई मात्रा में, बड़ी मात्रा में दोस्तों विस्फोटक बरामद किए गए हैं और नागपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरएसएस के मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर एक घर से जिलेटिन स्टिक और 58 डिटोनेटर के साथ में कई कनेक्टर और 15 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं दोस्तों। नागपुर में इससे दहशत फैली है, पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ बीजेपी के दफ्तर के बाहर ग्रेनेड फेंका गया था दोस्तों। उसके बाद दिल्ली विधानसभा के अंदर एक कार घुसाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अब ये विस्फोटक का मामला सामने आया तो इससे पता चल रहा है कि देश के अंदर बम बारूद और खतरनाक चीजें पहुंच जा रही है दोस्तों। सोचिए नागपुर महाराष्ट्र के अंदर एक बीच वाला एरिया है, यानी सेंटर का एरिया है, जहां तक ये बम बारूद पहुंच जा रहे हैं और ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर भी विस्फोटक पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चिंता का विषय है कि अब क्या भारत के अंदर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, क्योंकि जो इलाके जो एकदम शांत होने चाहिए, जहां तक किसी भी तरीके से हथियार या फिर कोई भी बड़ा बम बारूद कुछ नहीं पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंच जा रहा है दोस्तों। और आरएसएस के कार्यालय के आसपास इतनी तगड़ी सुरक्षा होगी, इसके बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में बम पकड़े गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत बड़ी साजिश का पूरा मामला। इस पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। क्या चुनाव से ये पूरा मामला जुड़ता है? चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें असम के मीडिया के हिसाब से यह दावा चल रहा है दोस्तों कि असम के अंदर भर भर कर गाड़ियां, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से भर भर कर असम के अंदर आ रही हैं और इन गाड़ियों का अचानक से असम में बढ़ जाना इस बात की चिंता को बढ़ा रहा है कि क्या असम के चुनाव को पूरी तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। असम मीडिया पराग न्यूज की ओर से शेयर किए गए कई सारे तस्वीरों वीडियो को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है दोस्तों। दावा चल रहा है कि असम के अंदर चुनाव को बदलने के लिए, चुनाव को भाजपा के पक्ष में करने के लिए गाड़ी भर भर कर उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है दोस्तों। ये काफी चिंता का विषय है। बंगाल से भी ऐसे मामले सामने आए थे, जहां पर बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग लाए जा रहे हैं और कल क्योंकि वोट डाले जाएंगे तो ऐसे में ये भी दावा चल रहा है कि केवल बस ही नहीं बल्कि ट्रेन से भी भर भर के लोगों को लाया जा रहा है। और दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि कैसे बिहार के विधानसभा चुनाव के बीच में गुरुग्राम और हरियाणा के अलग अलग कोनों से बीजेपी के लोग टिकट काट काट कर लोगों को वापस भेज रहे थे, खासकर श्रमिकों को वापस भेज रहे थे बिहार, ताकि वो बिहार में जाकर वोट डाल सके। ऐसा ही कुछ मामला क्या असम के अंदर भी सामने आ रहा है दोस्तों। काफी गंभीर मामला है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और ये भीड़ कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित करने के लिए जरूर किया जा रहा है। इस तरीके की आशंकाएं कहीं ना कहीं चुनाव को एक नए मोड की तरफ ले जाएगा दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ट्रंप की चेतावनी पर राहुल गांधी का बड़ा बयान और राहुल गांधी के बयान की तारीफ इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये की अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ रहे तनाव के बीच में भारतीय राजनीति में जबरदस्त हलचल है दोस्तों। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो मैं ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा और आज 8 तारीख को सुबह 6 बजे हमला करने का दावा किया गया था दोस्तों। ऐसे में ट्रंप के सेना ने, फौज ने बड़ी संख्या में B-2 बॉम्बर को ईरान भेजना शुरू कर दिया और हमला कभी भी शुरू हो सकता है दोस्तों। ऐसे में ट्रंप के द्वारा यह कहना कि मैं ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा, सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दूंगा, इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। राहुल गांधी ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि आज के आधुनिक दौर के अंदर इस तरीके की भाषा सोच बिल्कुल स्वीकार करने वाली नहीं है और जो पूरी मानव सभ्यता के अंत की बात करे इस भाषा को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि युद्ध भले ही दुनिया की सच्चाई हो, लेकिन किसी भी हालत में परमाणु हथियार का इस्तेमाल सही नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना था कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार का तो उपयोग जायज है ही नहीं। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना की है, विरोध किया है और राहुल गांधी भारत के एकमात्र नेता है जिन्होंने ट्रंप के ईरान पर दिए गए बयान की आलोचना की है दोस्तों। नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार का कोई नेता ट्रंप के बयान की आलोचना भी नहीं कर रहा, जबकि अमेरिका के अंदर से ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठ रही है दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह पर रिपोर्ट छपी है, जिससे पता चल रहा है कि ट्रंप के इस विवादित बयान पर दुनिया का कोई नेता जो खड़ा हो रहा है उसकी तारीफ हो रही है दोस्तों। और अमेरिका के अंदर से ट्रंप के खिलाफ एक्शन की मांग चल रही है और इंपीचमेंट का मोशन भी लाया जा सकता है, यानी ट्रंप को हटाने के लिए, राष्ट्रपति के पोस्ट से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव भी अमेरिका की कांग्रेस में जल्द आने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ
एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जिस पर रवीश कुमार कहते हैं कि इसके बाद क्या बचा है, यानी इसके बाद बचा ही क्या है। दरअसल दोस्तों अपडेट ये है कि एसआईआर को लेकर आंकड़ा अपडेट कर दिया गया है, डिटेल दे दिया गया है और जो आंकड़े आए हैं, जो डेटा सामने आया है उसमें लगभग 91 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। दोस्तों ऐसे में ऑल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने बताया कि एसआईआर के डेटा का हम लोगों ने जांच किया है, यानी आंकड़ों की जांच की है, तो पता चला है कि एसआईआर में 91 लाख जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, तो अगर देखे तो मनिकचक नाम की एक विधानसभा सीट है जहां पर 97% मुस्लिम समाज के लोगों को जेरे तस्फिया में रखा गया है दोस्तों, यानी एडजुडिकेशन के अंदर रखा गया है, विचाराधीन रखा गया है। ऐसे ही और आंकड़े देते हुए बताया गया कि ऐसे ही मोथाबारी असेंबली सीट की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल लोगों को अंडर एजुकेशन रखा गया है, यानी जेरे तस्फिया रखा गया है, उसमें लगभग 97% लोग मुस्लिम आबादी से आते हैं दोस्तों, यानी मुस्लिम समाज के लोग हैं। ऐसे ही शमशेरगंज के अंदर 98% मुस्लिम आबादी है और ब्रह्मपुर के अंदर 61.6% के आसपास मुस्लिम आबादी है दोस्तों। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे ज्यादा अगर वोट किसी के काटे गए हैं तो मुस्लिम आबादी के काटे गए हैं दोस्तों। प्रतीक सिन्हा के इस दावे पर रवीश कुमार कहते हैं कि अब इसके बाद क्या बचा है, यानी क्या कुछ बचा है इसके बाद सबको पता है दोस्तों कि चुनाव तो यही खत्म हो गया। अगर 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी के नाम काटे गए हैं तो फिर चुनाव में कुछ बचा नहीं है, केवल नाम मात्र का चुनाव है, फॉर्मेलिटी चल रही है। और रवीश कुमार भी यही बात बोल रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ऐसे चुनाव अगर होंगे और फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चल रही है तो फिर देश का लोकतंत्र कहां जाएगा, ये तो सोच के भी खौफ होता है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वादे का अच्छा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन यानी एसपीए गठबंधन को आम जनता का ठीक ठाक समर्थन मिल रहा है दोस्तों। लोक पोल ओपिनियन पोल ने दावा किया है कि एसपीए यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन 13 से 15 सीटें जीतने की स्थिति में है। 9000 लोगों से बात करने के बाद दावा किया जा रहा है कि उन्होंने आंकड़े जुटाए हैं और आंकड़े जो जुटाए हैं उसमें एनडीए गठबंधन यानी सत्ताधारी पार्टी को गठबंधन को 13 से 14 सीटें और एसपीए गठबंधन को विपक्ष को कांग्रेस गठबंधन को 13 से 15 सीटें और 37% वोट शेयर और टीवी के पार्टी थालापति विजय की पार्टी को 15% वोट शेयर और 2 से 3 सीटें मिल सकती है। ऐसे में थालापति विजय जाएंगे एसपीए गठबंधन के साथ में दोस्तों। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत चांस है कि बनेगा, यानी पुडुचेरी के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। अगर ऐसा होता है तो 5 राज्यों के चुनाव में 5-0 से इंडिया गठबंधन स्वीप करने के लिए और ज्यादा मजबूत दावेदारी में आ जाएगा दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आप लोग इस आंकड़े का समर्थन करते हैं या फिर आप लोगों का कुछ और मानना है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 140 सीटों पर होने वाले केरल के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को 88 से 92 और जो बहुमत के आंकड़े हैं 70 उससे ज्यादा सीटें मिल रही है दोस्तों। ये सर्वे तहलका न्यूज अखबार की ओर से दिया गया है, जिसमें सारी बातों की चर्चा की गई है और कहा गया है कि यूडीएफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी गठबंधन 88 से 92 सीटें जीतने की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस का टारगेट है कि 100 सीटें जीते। अगर 100 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी दोस्तों तो केरल के अंदर 5 साल डंके की चोट पर सरकार चलाएंगे बिना किसी हिचकिचाहट के और आम जनता के लिए भी एक तरीके की हद की खबर होगी अगर 100 सीटें जनता देती है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि अब से सर्वे जारी नहीं किए जा सकते, सीधा एग्जिट पोल आएगा और जब अंतिम चरण के चुनाव 29 तारीख को हो जाएंगे उसके बाद ही सब कुछ सामने आ पाएगा दोस्तों, यानी एग्जिट पोल सामने आ पाएगा। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर असम पुलिस की एक टीम मंगलवार को कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर उनके घर पर छापा मारने के लिए उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची दोस्तों। ये कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा की ओर से दर्ज किए गए शिकायत के आधार पर हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने 3 पासपोर्ट बना रखा है, यानी 3 अलग अलग देशों के अंदर उनकी नागरिकता है और भारत की नागरिक नहीं है। इसके बाद यह भी दावा किया गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के पास अलग अलग गल्फ के देशों के अंदर भारी संख्या में संपत्ति है दोस्तों, और एक बड़ी कंपनी जो कई हजार करोड़ की कंपनी है उसमें भी दावेदारी किया गया है कि रिंकी भुइया उस कंपनी की मालिक है और हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर भी वो कंपनी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में हजारों करोड़ का ये पूरा आरोप लगाया कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसके बाद आनंद फानन में एफआईआर दर्ज करवाई गई दोस्तों और असम पुलिस को भेजा गया। असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस को पूरे मामले पर साथ में लिया और जाकर पवन खेड़ा के घर पर रेड मारने की कोशिश की गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दिया गया, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता घर पर नहीं थे, प्रचार करने के लिए किसी राज्य में गए हुए थे दोस्तों, तो ऐसे में गिरफ्तारी नहीं हो पाई और पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की एफआईआर अगर पवन खेड़ा को मिलेगी दोस्तों तो वो कोर्ट में जाकर जमानत ले लेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अचानक से ये जो कार्रवाई की जा रही है क्या ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बौखलाहट को नहीं दिखाता, क्योंकि अगले ही दिन पुलिस वाले छापेमारी करने के लिए और पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए आ गए। यानी सत्ता का कैसे दुरुपयोग हो रहा है दोस्तों सीधे सीधे देखा जा सकता है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष अरमिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक बड़े नेता को पार्टी में शामिल करवाया है। दोस्तों एडवोकेट वासु रंजन, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और पंजाब हाई कोर्ट के, हरियाणा हाई कोर्ट के, और चेयरमैन है काउंसिल ऑफ लॉयर के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लुधियाना के सांसद अरमिंदर सिंह राजा वड़िंग की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद वासु रंजन कहते हैं कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए पंजाब में पूरा प्रयास करेंगे और धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी अपने लगातार कुनबे को बढ़ाती जा रही है। दोस्तों ये साफ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक नए समीकरण के साथ में पंजाब में मैदान में कूद रही है। पार्टी को पता है कि पंजाब में चुनाव जीतेंगे तो पार्टी की स्थिति उत्तर भारत के अंदर थोड़ी और मजबूत होगी, क्योंकि हिमाचल तो कांग्रेस के पास पहले से है। कांग्रेस को पंजाब जीतना है, इसके बाद हरियाणा में अगली बार जरूर नंबर आएगा जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। दोस्तों फिर राजस्थान जैसे राज्यों पर भी कांग्रेस पार्टी का फोकस है। आप लोग की जो भी राय है इस पूरे मामले पर लेकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के मंत्री का बंदूक और तोप से स्वागत किया गया। डीएसपी साहब खड़े खड़े देखते रह गए। दोस्तों ये जो अपडेट है वो राजस्थान के दौसा जिले के समलेटी गांव के अंदर की है, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किराड़ी लाल मीणा के स्वागत में ग्रामीणों ने उत्साह से सारी हदें पार कर दी है दोस्तों, और देसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई है, यानी खुशी जाहिर करते हुए फायर किया गया है और तोपे भी दागी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस समय बारूद जब धमाके हो रहे थे तो पुलिस के आला अधिकारी भी मूक दर्शक बनकर बैठे हुए थे। पूरा वाकया रविवार का है, जहां पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और महवा के विधायक राजेंद्र मीणा समलेटी गांव के अंदर विद्युत निगम के जीएसएस के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे दोस्तों, और मंत्री के पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनका अभूतपूर्व तरीके से स्वागत किया। इस दौरान एक युवक ने टोपीदार बंदूक से हवा में गोली चलाई और स्थानीय भाषा में रेगड़ा कही जाने वाली तोप से भी बारूद दागे गए दोस्तों, और एक तरीके से स्वागत करने की कोशिश की गई। और मंत्री इस बात को लेकर खुश तो थे, लेकिन प्रशासन के लोग हिल गए थे कि आखिर उनके सामने आम लोग आकर इस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं और तोप की सलामी दे रहे हैं। ये साफ तौर पर दोस्तों मंत्री और उनके लोगों के द्वारा एक तरीके से प्रशासन को चुनौती देने वाला मामला था। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है दोस्तों। अब देखते हैं क्या कोई एक्शन होगा या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान को लेकर राजनीतिक बयान को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है दोस्तों। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे असम के अंदर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरएसएस और बीजेपी की तुलना साफ से कर देते हैं। इस बात का बीजेपी वाले विरोध जताते हुए दिल्ली के अंदर पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा से मुलाकात करने के लिए पहुंचने और भाजपाइयों ने जाकर शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी का अपमान किया है। सवाल यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग उल्टा सीधा बयान राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी को लेकर देते रहते हैं, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर देते रहते हैं। अगर हर बात पर कांग्रेस पार्टी भी जाकर मामला दर्ज करवाने लगे तो क्या भाजपा वाले इसका जवाब दे पाएंगे? ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले छोटी छोटी सी बात को लेकर जिस तरीके से मामला दर्ज करा के कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो कांग्रेस डर जाएगी, जबकि कांग्रेस के पास वकीलों की पूरी फौज है दोस्तों। ऐसे मामले से कांग्रेस को फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ साथ नंदीग्राम का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु अधिकारी चर्चा में आए थे। ऐसे में अब जो अपडेट सामने आई है दोस्तों, उसमें टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट छपी है। टेलीग्राफ जो रिपोर्ट है वो बताती है कि नंदीग्राम के अंदर मतदाताओं में मुस्लिम हिस्सेदारी को हटाए जाने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। समुदाय की हिस्सेदारी को कम करने के लिए असमान रूप से स्थिति को पलटने की कोशिश की गई है दोस्तों। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद पहली कंप्लीट लिस्ट जारी की है और दोस्तों इस लिस्ट के अंदर नंदीग्राम के अंदर जो वोट काटे गए हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। यानी नंदीग्राम की बात करें तो 2021 में 2,57,000 नाम थे, जिसमें से 26% मुस्लिम आबादी, 74% नॉन मुस्लिम आबादी थी। और अब जो नाम काटे गए हैं दोस्तों उसमें 2826 नाम हटा दिए गए हैं, जिसमें 2700 मुस्लिम नाम है, यानी मुस्लिम समाज के लोगों के सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। यानी 95% नाम जो काटे गए हैं वो मुस्लिम समाज के लोगों के काटे गए। तो इसे आप लोग समझ रहे होंगे कैसे नंदीग्राम के चुनाव को ही प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। यानी चुनाव प्रचार जो लोग करेंगे, स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चारों दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बंगाल भेजा। बीते दिन वो बंगाल पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने 2,000 रुपए महिलाओं को हर महीने देने का वादा किया और किसानों को सालाना 15,000 रुपए की सहायता राशि देने का वादा, मुफ्त बिजली और बेहतर खरीद व्यवस्था करने का भी उन्होंने वादा किया है। रोजगार देने की बात कही है, सरकारी रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल को लेकर अपने रणनीति के साथ में, अपने वादे के साथ में मैदान में कूदे हैं। ऐसे में दोस्तों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कितनी सभाएं बंगाल में करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब हर राज्य के अंदर चुनाव हो चुका है, केवल बंगाल बचा हुआ है। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और 29 तारीख तक चुनाव होंगे। तो अब सारा का सारा मोर्चा बंगाल में संभाला जाएगा और पार्टी के बड़े बड़े नेता बंगाल में मौजूद रहेंगे। देखते हैं कांग्रेस पार्टी कौन सी रणनीति पर काम करती है दोस्तों। साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम को लेकर अपडेट ये है कि 3,000 अतिरिक्त फोर्स को तैनात किया
किया जा रहा है। यूपी बिहार से भी जवान बुलाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर सीएपीएफ यानी केंद्रीय अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां बड़ी संख्या में 2400 टुकड़ियां भेजी गई है दोस्तों, जिसे लगभग 50-60 हजार के आसपास सीएपीएफ के लोग तैनात किए गए हैं। ऐसे ही संख्या लगातार धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। 23 तारीख और 29 तारीख को 2 दिन वोट डाले जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों, और 2 चरण के ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी का भी पूरा फोकस यही जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बड़े फैसले लिए हैं दोस्तों। भाजपा सरकार लगभग 400 करोड़ के आसपास खर्च कर रही है दलित समाज से जुड़े हुए दलित प्रेरणा स्थल की मरम्मत कराने के लिए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कई जगह पर मूर्तियां लगाई जाएंगी दोस्तों। हर विधानसभा के अंदर तकरीबन 10 या तो मूर्तियां लगाई जाएंगी या फिर उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये किया जा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि राज्य के अंदर 22% दलित वोट बैंक है, यानी दलित समाज के लोग हैं जो अपना वोट करते हैं। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को लगातार आगे बढ़ा रही है दोस्तों, लेकिन अभी स्थिति ये है कि बीएसपी काफी कमजोर हो गई है। तो ऐसे में 22% जो वोट है उसे बीजेपी लुभाने के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रही है। उसके लिए आदेश जारी किया गया है, सरकारी नोटिफिकेशन सामने आया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। आखिरकार अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आखिर बीजेपी को याद आ रही है, लेकिन पीडीए को पता है कि बीजेपी का ये सारा चुनावी वादा इसका होना कुछ है नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर